हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। सो माय नेम इज उमेश कुमार यादव एंड आई एम योर फैकल्टी फॉर पेपर टू इकोनॉमिक्स। तो आज के सेशन में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है स्पेसिफिकली उन बच्चों के लिए जिनको लग रहा है कि भाई जिनकी ट्रेन छूट चुकी है एंड अब जो है सिलेबस कवर नहीं हो पाएगा, अब एग्ज़ाम वो क्रैक नहीं कर पाएंगे आपके यूजीसी नेट जो अभी होने वाला है, 1 महीने के अंदर जो एग्ज़ाम होने वाला है। तो उनके लिए स्पेसिफिकली मैं कुछ टॉपिक्स लेके आया हूँ जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके इकोनॉमिक सब्जेक्ट के, जिनको अगर आप कर लोगे तो आपके चांसेस जो हैं रेस में बने रहने के बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली जो है बढ़ जाएंगे। तो आइए इन टॉपिक्स की बात करते हैं। आज हम बात करेंगे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट, लगभग 50 टॉपिक्स हैं आपकी 10 यूनिट से, जिनको हम लोग यहाँ पे देखने वाले, जिनको अगर आप कर ले गए तो आपकी लाइफ जो है जिंगालाला हो जाएगी यहाँ पे। तो इन टॉपिक्स को अगर कर डाला तो आपकी लाइफ जिंगालाला हो जाएगी। 1 महीने के भीतर भीतर आप पूरा सिलेबस ऑलमोस्ट जो है छू के इस तरीके से निकल के आओगे कि भाई एकदम कॉन्फिडेंटली कि अब मैं एग्ज़ाम में जाके अच्छे से पेपर को अटेम्प्ट कर पाऊंगा। तो एक एक करके यूनिट वाइज देखते हैं कि किस यूनिट से आपको कौन कौन से एरियाज है जहाँ पे फोकस करना चाहिए इन लास्ट के कुछ दिनों में। तो ये आपके माइक्रो की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो कुछ बहुत ही खतरनाक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वाले एरियाज हैं आपके, उनकी हम लोग बात कर लेते हैं। तो आपका कंज्यूमर बिहेवियर वाला जो टॉपिक है, बेसिकली डिमांड सप्लाई, आपका इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, वो आपको अच्छे से करना है बहुत, है ना। आपका इंडिफरेंस कर्व की जो प्रॉपर्टीज होती है, जो उनके अलग अलग शेप्स होते हैं, राइट, आपका जो अलग अलग गुड्स हैं, नॉर्मल गुड्स हैं, गिफन गुड्स हैं, वो आपको अच्छे से कर लेना है। देन वी हैव उसी से जुड़े हुए आपके कुछ और कॉन्सेप्ट्स है। आपका आईसीसी है, इनकम कंजम्पशन कर्व है, आपका पीसीसी है, प्राइस कंजम्पशन कर्व है, आपका एंजल कर्व है। इन टॉपिक्स से भी सवाल जो है कई बार रिपीट होते हैं, तो आपको इन टॉपिक्स को नहीं छोड़ना है। इसके अलावा एक बार को आप कॉम्पनसेटेड डिमांड को छोड़ सकते हैं, रिवील प्रेफरेंस को भी छोड़ सकते हैं, बट थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन को आप छोड़ नहीं सकते एंड थ्योरी ऑफ कॉस्ट को भी नहीं छोड़ सकते। तो जितने भी आपके कॉस्ट कर्व है, एवरेज कॉस्ट कर्व है, मार्जिनल कॉस्ट कर्व है, ये सब चीज़ें आपको करके जानी है, बिकॉज यहाँ से बहुत खतरनाक तरीके से सवाल पूछता है। तो इन टॉपिक्स को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। इसके अलावा जो आपका परफेक्ट कंपटीशन वाला टॉपिक है एंड साथ में आपका मोनोपोली एंड जो आपके ओलिगोपोली के टॉपिक्स हैं, मोनोपोलिस्टिक एंड आपके जो कोऑपरेटिव एंड नॉन कोऑपरेटिव ओलिगोपोली के टॉपिक्स हैं, बेसिकली जिसमें आपके अलग अलग मॉडल्स हैं, राइट। आपका बर्टन मॉडल है, आपका स्टेकलबर्ग मॉडल है, राइट, ऐसे आपके एजवर्थ मॉडल है और जितने भी मॉडल है, किंग डिमांड कर्व मॉडल है, इन मॉडल्स को आपको छोड़ना नहीं है। तो आपका कंज्यूमर बिहेवियर हो गया, प्रोडक्शन थ्योरी होगी, आपके जो मार्केट के अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं उनको आपको स्पेसिफिकली जो है ध्यानपूर्वक करके जाना है। देन वी हैव द थ्योरी ऑफ गेम थ्योरी जो है वो आपके ओलिगोपोली स्ट्रक्चर्स का ही एक पार्ट है। अगर आप इसको कर लेते हैं, जैसे इस बार के एग्जाम में जो जनवरी 2025 में पेपर हुआ था, आपका एक कॉम्प्रिहेंशन जो है गेम थ्योरी पे आया था, जिसमें उन्होंने प्रिजनर्स डिलेमा की बात करी थी, राइट। तो अगर आपने इस टॉपिक को भी कर लिया तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, मजा आ जाएगा फिर तो कोशिश करेंगे गेम थ्योरी को भी आप हल्का फुल्का पढ़ लें। एंड इसके अलावा जो आपकी इंफॉर्मेशन इकोनॉमिक्स है, जिसमें हम लोग आपके मॉरल हजार्ड, इंफॉर्मेशन एसिमेट्री, है ना, लेमन्स मार्केट और जो बाकी चीज़ें बेसिकली उस पर फोकस करते हैं। तो ये आपके बेसिक टॉपिक्स हैं बट अच्छे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के टॉपिक्स हैं। तो अगर इनको आप कर लोगे तो एक सिग्निफिकेंट हिस्सा जो है आप अपने सिलेबस का कवर करके एग्जाम में जाओगे। एंड इसके अलावा आपकी वेलफेयर इकोनॉमिक्स, जिसमें आप पेरेटो ऑप्टिमैलिटी को देख सकते हैं। पेरेटो ऑप्टिमैलिटी के आसपास जितने कॉन्सेप्ट जुड़े हुए हैं बेसिकली स्पेसिफिकली, उनको आप देख सकते हैं। इसके अलावा आपका जो कॉम्पनसेशन क्राइटेरिया है, जो आपके सोशल वेलफेयर फंक्शन है, जो आपका सिटोस्की का डबल क्राइटेरिया है या सिटोस्की का पैराडॉक्स है, इन सब चीज़ों पे भी आप एक नज़र फेर सकते हैं ताकि आपका रिवीजन हो जाए और सवाल जो अगर यहाँ से आए तो आप उनको कर लें। तो ये आपके वो टॉपिक्स है जहाँ से बार बार सवाल आते हैं, है ना। चाहे आपका कॉबवेब मॉडल हो, जैसे कॉबवेब मॉडल से भी इस बार सवाल आया था, तो कॉबवेब मॉडल को भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने इस पर यूट्यूब पे ऑलरेडी एक सेशन किया हुआ है, अगर आप सर्च करेंगे फिलिप्स कर्व और कॉबवेब मॉडल को तो आपको वो सेशन में मिल जाएगा, जहाँ आप बहुत जल्दी इस मॉडल को खत्म कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ से सवाल आते हैं। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं आपके माइक्रो के जो आपको छोड़ के नहीं जाने, या अगर आपने कुछ नहीं किया तो इनको डेफिनेटली आप करके जाओगे। थोड़ा सा लेंदी लग रहा होगा, लेंदी इसलिए भी है बिकॉज ये आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स है। सबसे ज़्यादा वेटेज जो है इसी यूनिट का है, इसीलिए यहाँ पे टॉपिक्स थोड़े ज़्यादा हैं कंपेयर टू बाकी यूनिट्स। सबसे ज़्यादा सवाल आपके इसी यूनिट से आते हैं, तो इसको आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ टॉपिक्स हो गए आपके, तो लगभग 50 टॉपिक्स की हम लोग बात करेंगे।
लगभग लगभग 50 टॉपिक्स की हम लोग बात करेंगे टोटल मिला के, ठीक है, टोटल 10 यूनिट्स को मिला के। अब बात कर लेते हैं आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स की। भाई मैक्रो को कैसे करना है, तो मैक्रो में आपको क्या क्या करना है, आपको नेशनल इनकम से जुड़े हुए जितने फॉर्मूलाज हैं आपके, जीएनपी, जीडीपी, डेप्रिसिएशन, ये सब चीज़ें जो यूज़ करके हम अलग अलग चीज़ें निकालते हैं, उसको आपको पूरा कर लेना अच्छे से। इसके अलावा जो आपकी थ्योरीज हैं जिसमें हम लोग क्लासिकल और कीन्जन मॉडल स्पेसिफिकली, इसके अलावा आप चाहे तो मॉन्ट्रिस भी कर सकते हैं, बट इन दोनों को तो आपको डेफिनेटली करना ही करना है। मर्केंटिलिज्म तो इजी है, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है। क्लासिकल और कीन्जियन के जो डिफरेंसेस हैं उनको आपको करके लेके जाना है। इसके अलावा जो आपकी क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी है, चाहे आपके क्लासिकल्स की हो, चाहे आपके कीन्जियन की हो, चाहे आपके मिल्टन फ्रीडमैन की हो, यहाँ से भी बहुत सवाल आते हैं। इसके अलावा आपकी कंजम्पशन की हाइपोथीसिस जितनी भी हैं, रिलेटिव इनकम हाइपोथीसिस है ना, आपकी ड्यूजनबरी की जो डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट है, इंटरटेम्पोरल हाइपोथीसिस, तो अलग अलग जितनी भी आपकी कंजम्पशन की हाइपोथीसिस है वो भी आपको करके जानी है, बिकॉज यहाँ से भी कई बार सवाल आते हैं। तो मैक्रो में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो यहाँ पे आपकी लिखी हुई है। इसके अलावा आपका मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट हो जिसपे बार बार न्यूमेरिकल आता है, साथ में आपका एक्सेलरेटर का भी कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों को आपको करना है। इसके साथ में इन दोनों को अगर मैं जोड़ता हूँ तो सुपर मल्टीप्लायर जो बनता है, कई बार वहाँ से भी सवाल आता है, तो आप इस पे भी नज़र फेर सकते हैं। एंड फिर सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे है वो आपका ये दोनों पार्ट है यहाँ पे, कि आपका आईएसएलएम मॉडल एंड आपका मंडल फ्लेमिंग मॉडल, जो आपके आईएसएलएम मॉडल का ही एक्सटेंशन है, किस चीज के लिए, आपकी ओपन इकोनॉमी के लिए। तो इनको आप बिल्कुल नहीं छोड़ोगे, इनको स्टार मार्क कर लो। यहां से भर भर के न्यूमेरिकल एंड कॉन्सेप्ट जो है आते हैं, न्यूमेरिकल तो नहीं बट हाँ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस कई सारे आते हैं। आईएसएलएम मॉडल में भाई कौन कौन सी चीजें जो है आपकी आईएस कर्व की, एलएम कर्व की स्लोप को इन्फ्लुएंस करती हैं, कौन कौन सी चीजें जो है शिफ्टिंग करती हैं, उनसे जुड़े हुए सवाल यहाँ पे आते हैं। और आपके मंडल फ्लेमिंग मॉडल से सवाल कैसा आता है, आपसे पूछ लेगा कि मान लीजिए कि भाई आपकी परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी है एंड आपका एक्सचेंज रेट जो है फिक्स्ड है, तो उस केस में आपकी मॉनेटरी पॉलिसी जो है इफेक्टिव होगी या नहीं होगी, कि आप मनी सप्लाई बढ़ाए और उसका क्या रिजल्ट आएगा आपके आउटपुट के लेवल पे। तो इस टाइप की चीजें जो है यहाँ से बार बार पूछता है, तो आपको ये चीज करके जानी है। नेट प्रेजेंट वैल्यू से जुड़े हुए कॉन्सेप्ट से सवाल कम आते हैं, बट अगर आपके पास टाइम है तो कोशिश करिएगा कि इस टॉपिक को भी आप कवर कर लें, कि फ्यूचर में कोई पेमेंट अगर आपको मिलने वाली है उसकी आज के डेट में वैल्यू क्या है वो आपको यहां से मालूम पड़ती है। देन वी हैव द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिलिप्स कर्व। तो ये 3 टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते मैक्रो से, एंड बाकी के टॉपिक्स भी आपको करने ही हैं अगर आपको चांसेस अपने इंप्रूव करने हैं। तो इनको कर लिया आपने तो आप भाई मैक्रो में तो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, दैट इज फॉर श्योर। इन टॉपिक्स को अगर आपने कर लिया तो मैक्रो जो है आपकी बढ़िया हो जाएगी। ये मेरे से आप लिख के ले लीजिए, ठीक है। तो इनको छोड़ के मत जाइएगा। तो आपका लगभग 40 से 50% सिलेबस जो है यहीं से कवर हो गया आपके माइक्रो से और मैक्रो से। अगर इन टॉपिक्स को आपने कर लिया यहाँ पे तो आपका ऑलमोस्ट 40 से 50% पेपर जो है कवर हो चुका है। अब बचते हैं आपके बाकी टॉपिक्स। तो ये है आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के वो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपको करके जाने हैं, इसमें भी जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताऊंगा। तो देखो इसमें आपकी थ्योरीज है, बेसिकली डेवलपमेंट की थ्योरीज है, ग्रोथ की थ्योरीज है जो आपको करनी होती है, जहां से सवाल आते हैं। तो यहाँ पे इसके अलावा एडम स्मिथ की भी थ्योरी है, यहाँ पे रिकार्डो की भी थ्योरी है। तो आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरीज है बेसिकली उसमें आपका जैसे रेनिस फे मॉडल पे अभी लेटेस्ट सवाल आया था, आपके लुइस मॉडल पे सवाल आया था, ठीक है। इसके अलावा आपका हैरेड एंड डोमर मॉडल, इस पे सवाल आता है। सोलो मॉडल पे सवाल आता है। आपके जितने भी एंडोजेनस ग्रोथ मॉडल्स हैं उस पे सवाल आता है। तो मार्क्स की थ्योरी हो गई, शूमपीटर की थ्योरी होगी, रोस्टो का मॉडल हो गया, या आपकी बैलेंस या अनबैलेंस ग्रोथ हो गई, कि आपको किस सेक्टर पे फोकस करना है, किस पे नहीं करना है, एक बैलेंस लेके चलना है या बिना बैलेंस के आप एक स्पेसिफिक सेक्टर पे फोकस करके भी ग्रोथ को ला सकते हैं। तो जितनी भी थ्योरीज हैं वो आपको करके लेके जानी है। तो जितनी मैंने यहाँ पे लिखी है वो आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरीज है। अगर आप इन थ्योरीज को कर लेते हो तो ऑलमोस्ट 90% क्वेश्चन जो है यहीं से आते हैं। चाहे आपका रोस्टो का मॉडल, चाहे आपका हारिस टोडारो मॉडल है, चाहे आपका मेडाल का मॉडल है, जो आपके माइग्रेशन एंड ऑल चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं कि माइग्रेशन क्यों होता है, उनको हम कैसे रोक सकते हैं।
है ना, कैसे डेवलपमेंट जो है जो आपके रिच कंट्रीज़ हैं उनको हमेशा सपोर्ट करता है कि जो रिच कंट्रीज़ हैं वो और रिच होंगी और जो पुअर कंट्रीज़ हैं और पुअर होंगी। तो ये जब जितनी भी थ्योरीज अगर आप कर ले गए यहाँ से, तो डेफिनेट है कि आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से बहुत दिक्कत नहीं आने वाली। इसके अलावा जैसे आपकी गर्शन क्रॉन की थ्योरी है, नेल्सन की थ्योरी है, रॉबिन्सन, कार्ल्डोर, एरो, रोमर एंड लूकस, जो आपके जितने भी एंडोजेनस ग्रोथ मॉडल्स हैं, राइट, इन सभी को आपको करके जाना है। इसके अलावा आपका लॉरेंस कर्व जो है इंपॉर्टेंट है, लॉरेंस कर्व और गिनी कोफिशिएंट, राइट, ये आपको डेफिनेटली करना है, ये आपको डेफिनेटली करना है। जैसे आपको हैरड डोमर मॉडल करना है, लुइस रेनिस फे मॉडल करना है, लॉरेंस कर्व भी डेफिनेट है यहाँ पे। इसके अलावा आपके हिग्स एंड मीड्स के मॉडल भी हैं जो आपको करने चाहिए अगर आपको चांसेस यहाँ पे इंप्रूव करने हैं। लग रहा होगा बहुत सारे मॉडल हैं, बहुत मुश्किल नहीं, अगर आप बेसिक भी करके चले जाओगे यहाँ पे ना, एकदम डिटेल्ड उनका मैथमेटिकल पोर्शन स्किप करके जो बेसिक जो क्रक्स है उनका वो पढ़ लोगे, उससे भी आपका काम हो जाएगा एग्जाम में, ठीक है। देन वी हैव द थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। इंटरनेशनल से भी अच्छे खासे सवाल आते हैं, तो इंटरनेशनल को अच्छे से करके जाइएगा। एक बार को आप ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को थोड़ा कम टाइम दे सकते हैं, बट इंटरनेशनल पे फोकस जो है ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी एब्सोल्यूट एंड कंपैरेटिव एडवांटेज की थ्योरी है, आपका हेक्सचर ओलिन मॉडल है, आपकी फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम है, आपका फैक्टर इंटेंसिटी रिवर्सल, आपकी इंपॉर्टेंट स्टॉपलर सैमुअल्सन थ्योरम है, एंड आपकी रिप्सिंस्की थ्योरम है यहाँ पे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो थ्योरीज हैं आपके इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की, इनको आप बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे, इनको तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इसके साथ आपकी टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं, आपका जनरल इक्विलिब्रियम की बात है यहाँ पे, टर्म्स ऑफ ट्रेड, ये भी इंपॉर्टेंट है कि किस किस तरीके से आप टर्म्स ऑफ ट्रेड को डिफाइन करते हैं, कैसे जो है टर्म्स ऑफ ट्रेड जो है इंप्रूव या खराब होते हैं, ये आपको करके जाना है। एंड आपका मार्शल लर्नर कंडीशन इंपॉर्टेंट है काफ़ी, इसको भी मार्क कर लीजिए स्टार, यहाँ से भी सवाल आए हुए हैं कई बार। इसके अलावा आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट जो कि इन जनरल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके हर एक इंडियन इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आपको स्पेसिफिकली करना है। एंड डिग्री ऑफ इंटीग्रेशन कि कौन सा मार्केट स्ट्रक्चर जो है या कौन सा इकोनॉमिक फॉर्म ऑफ मार्केट जो है ज़्यादा इंटीग्रेटेड है, इस पर भी कई बार सवाल आए हुए हैं, तो ये भी आपको डेफिनेटली करके जाने हैं। तो ये कुछ टॉपिक्स इंटरनेशनल में अगर इतना आप करोगे तो मेरे ख्याल से आपका काम हो जाएगा पूरा का पूरा, और उतना मुश्किल भी नहीं। इंटरनेशनल सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पे है, उतना मुश्किल नहीं है, आप आराम से कर सकते हो। एक बार को आप पहले माइक्रो करेंगे, फिर मैक्रो करेंगे, उसके बाद आप इंटरनेशनल कर सकते हैं, फिर शायद आप चाहे तो डेवलपमेंट कर सकते हैं। इस तरीके से भी आप आगे बढ़ सकते हैं। नाउ अब इसके अलावा आपके यहाँ पे 3 यूनिट्स मेंशन्ड है। यहाँ पे आपका एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स है, यहाँ पे आपका मनी एंड बैंकिंग है, एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स, ये मनी एंड बैंकिंग है यहाँ पे, और यहाँ पे आपका इंडियन इकोनॉमी है। तो यहाँ से आपके छोटे छोटे यूनिट्स हैं जो आपको करके लेके जाने हैं। तो एनवायरनमेंट से भी अच्छे सवाल आते हैं, तो यहाँ पे आपका जो एरीज नीड्स मॉडल है आपको ये करना है, आपको एनवायरनमेंट एज अ पब्लिक गुड इसकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी है। मार्केट फेलियर तो आप वैसे भी पढ़ चुके हैं पहले माइक्रो में, तो वहाँ से आपका काम हो जाएगा। आपके हेल्थ के इंडिकेटर्स, आपके मॉर्बिडिटी के इंडिकेटर्स, आपके डाली HALE, PYLL, QALY, क्वालिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स, तो जितने भी आपके इंडिकेटर्स हैं वो आपको करके लेके जाने हैं। आपका माइग्रेशन से जुड़ी हुई जितनी थ्योरीज हैं वो आपको करके जानी है। यहाँ पे भी आपको रेनिस फे मॉडल मिलेगा माइग्रेशन का, तो थोड़ा ओवरलैपिंग भी है, बट आपको डेफिनेटली ये चीज़ें करके जानी है, बिकॉज एनवायरनमेंट में यहाँ से सवाल आते हैं। लाइव टेबल भी आप करके जाएंगे, बिकॉज लाइव टेबल से भी सवाल आते हैं। एज स्ट्रक्चर, डेमोग्राफिक डिविडेंड, ये कुछ कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, एक बार अगर आप देख भी लेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। आपको हाँ इसमें थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग अपनी बिल्ड करनी पड़ेगी, तो यहाँ से कई बार न्यूमेरिकल आ जाता है, तो इसको भी कर लेंगे तो आपको और एडवांटेज वहाँ पे मिलेगा। तो ये कुछ टॉपिक्स है एनवायरनमेंट से जो आपको कोशिश करनी है कि करके जाएं आप। इसके अलावा आपका मनी सप्लाई से ऑब्वियसली आपके कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई कि भाई M1, M2, M3, M4 क्या होते हैं, उनके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, यहाँ से सवाल आते रहते हैं। मैच द कॉलम वाले सवाल यहाँ पे आते हैं। एंड इसके अलावा बेसल नॉर्म्स अगर आपने कर लिए कि बेसल नॉर्म में आपकी कैसे कैसे ओवर द ईयर्स चेंजेस आए हैं, बेसल 1, 2, 3, एंड उसके बाद क्या कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो में रिक्वायरमेंट जो है बदली हैं। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें यहाँ से अगर आप पढ़ लेंगे तो आपका मनी एंड बैंकिंग जो है स्टार्ट हो जाएगा। एंड इंडियन इकोनॉमी से आपको जितने भी आपके प्लान्स हुए हैं
है ना, 12 12th 5 ईयर प्लान तक इनको आपको समझना है। साथ में आपको बजट, इस साल का जो बजट हुआ है और सर्वे, उसमें जो डेटा आया बेसिकली कुछ कुछ चीज़ें, कुछ पॉलिसीज मेंशन्ड है, कुछ इंपॉर्टेंट डेटाज है कि इस मिनिस्ट्री को कितना एलोकेशन हुआ है, ये सब चीज़ें भी आपको यहाँ पे समझ के जानी है, राइट। तो इंडियन इकोनॉमिक सर्वे और बजट पे तो मैं सेशन लेने वाला हूँ, तो आप वहाँ उसको रेफर कर सकते हैं। 5 ईयर प्लान आप पढ़ सकते हैं। तो आपके लगभग हमने 7 टॉपिक जो हैं, 7 यूनिट जो हैं डिस्कस कर लिए, जहाँ से आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो करके जानी है, उस पर हमने बात करी है। इसके अलावा आपका बचता है मैथ्स, अच्छा मैथ्स का यहाँ पे मेंशन नहीं है। मैथ्स में देखो आपको क्या करके जाना है, आपको सेट थ्योरी करनी है, आपको बेसिक इंटीग्रेशन देख के जाना है, बेसिक डिफरेंशिएशन देख के जाना है, ठीक है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट है जो चीज़, वो आपको करनी है मैट्रिसेस। तो अगर ये टॉपिक आपने कर लिए तो मैथ्स आपका सॉर्ट हो जाएगा, मैथ्स से सवाल कम आते हैं और मेजर फोकस जो है आपका मैट्रिसेस पे रहता है। इसके अलावा कुछ कुछ सवाल कभी कभी इंटीग्रेशन के ही लोग पूछते हैं, एंड डिफरेंशिएशन में अगर पूछेंगे कभी कभार तो आपका मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए पूछ लेते हैं। तो इतना आप कर लोगे आपके मैथ्स से, तो आपका चीज़ें वहाँ पर क्लियर है। उसके अलावा आपकी स्टैटिस्टिक्स में आपको प्रोबेबिलिटी को पढ़ना है, चाहे आप मैथ्स में पढ़ ले चाहे स्टैट्स में पढ़ ले, सेम चीज़ है। और जितने भी आपके मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हैं, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो आपको मालूम होनी चाहिए, एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, एंड आपका सैम्पलिंग के जो तरीके, यहाँ से अच्छे खासे सवाल आते हैं, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। तो सैम्पलिंग मेथड्स पे बेसिकली आप थोड़ा फोकस करके जाइएगा, ठीक है। इसके अलावा कोरिलेशन वगैरह पे सवाल आते हैं, कोरिलेशन पे भी सवाल आते हैं। कोरिलेशन का फॉर्मूला जो है वो आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। एंड ये जो लास्ट पोर्शन बचा है वो आपका इकोनोमेट्रिक्स का है। हाँ भैया ठीक है, डरने वाली कोई बात नहीं है, थोड़ा सा भी कर लोगे तो काम हो जाएगा आपका। बहुत सवाल यहाँ से वैसे भी नहीं आते, तो अगर इन तीनों को भी मिला दूंगा तब भी जाके आपके मैक्सिमम अगर आएंगे तो 10 से 12 सवाल आएंगे, है ना। अनलेस कि बहुत खतरनाक पेपर बना दे कोई, जैसा दिसंबर 2023 का हुआ था पेपर, कि वहाँ पे काफ़ी सवाल आए थे आपके इस पर्टिकुलर सेगमेंट से, मैथ्स, स्टैट्स, इकोनोमेट्रिक्स से। तो इकोनोमेट्रिक्स में आपको हाइपोथेसिस टेस्टिंग, तो बेसिकली ये आपका स्टैट्स का ही पार्ट है, तो इसको आप स्टैट्स में भी पढ़ सकते हैं या कभी कभी हम लोग इसको इकोनोमेट्रिक्स में भी पढ़ते हैं। हाइपोथेसिस टेस्टिंग, आपकी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट करनी है, रिजेक्ट करनी है, क्या करना है, उसके लिए हम ये टेस्टिंग करते हैं। तो वो आपको मालूम होना चाहिए। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है, पी वैल्यू क्या होती है, इन सब चीज़ों को आपको देख के जाना है। फिर आपका लीनियर रिग्रेशन मॉडल है जो आपका इकोनोमेट्रिक्स का स्टार्टिंग पॉइंट है, ये आपको पता होना चाहिए अच्छे से कैसे ये काम करता है। आपकी प्रॉपर्टीज़ जो है, आपके जो एस्टिमेटर्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़, कि भैया ब्लू क्या होता है, बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर, इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। और जब ये प्रॉपर्टीज़ ब्रेक होती हैं तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स निकल के आती हैं, चाहे आपकी ऑटो कोरिलेशन की प्रॉब्लम हो, चाहे आपकी मल्टी कोलिनियरिटी की प्रॉब्लम हो, इनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। डमी वेरिएबल्स एक ऐसी चीज़ है जो आपको हल्का फुल्का मालूम होना चाहिए, एंड साथ में टाइम सीरीज से कई बार क्वेश्चंस आते हैं। तो देखा जाए तो बहुत सॉर्टेड तरीके से आपने सिलेबस को ब्रेक डाउन कर लिया है एक बहुत नैरो से डोमेन में, कि कुछ चीज़ें स्पेसिफिक हैं जो आपको करके जानी है, डेफिनेटली करके जानी है। अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं है तब भी आपको कोशिश करनी है कि भाई ये टॉपिक्स आप कर लो, अगर अच्छी है तो इन पे आपको और एम्फेसाइज करके जाना है। तो यहाँ से आपके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, ठीक है, चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, और सारा गेम चांस का ही है। तो चांस लीजिए, तैयारी थोड़ी सी मजबूत करिए, थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डालिए, इन टॉपिक्स को आप खत्म करिए, एंड आप देखिएगा कि आपका रिजल्ट कितना बेहतर होने वाला है। तो आई होप यहाँ से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है, आपको कुछ जानकारी मिली है जिसको आप यूज़ करके अपने बेनिफिट में रिजल्ट्स को ला पाएंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, एंड दिस इज़ ऑल फॉर दिस सेशन। ऐसे ही और सेशन मैं लेके आता रहूँगा। तो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।